हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका माई एकेडमिया यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ। तो हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है 25 को, तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो मैं आपका पहला चैप्टर साइंस में लाइट चैप्टर्स लेकर आया हूँ। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे और एग्ज़ाम में हमारा टारगेट होगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, चीज़ों को टैकल कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है लाइट। इंट्रोडक्शन करते हैं पहले इसका। तो लाइट होता क्या है? तो वैसे आपने कई जगह पे डेफिनेशन सुना होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है? आप बोलेंगे कि लेट हो सकता है इसमें पढ़ने में, तो चलिए फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसा आपने देखा है कि हमारे घरों में बिजलियां आती हैं, बिजली से हम बल्ब जलाते हैं, उससे हमें लाइट मिलती है। तो वो जो लाइट होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ताकि हम उससे दो चीजें कर सकते हैं। आइदर हम लोग उसको हीट के फॉर्म में देखते हैं कि डिसिपेट हो जाता है, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ये लाइट वही हो रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करी जा रही है। देन वहां से अगर अच्छे अमाउंट में है तो वो हीट में भी हमें फील हो जाती है कि हाँ, हीट हो रहा है, रूम हीट हो रहा है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हैं। अगर आप रूम को बंद करके लाइट ऑन करके रहने दें तो वो गर्म हो जाता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट। तो हमारा काम क्या है कि हमें एग्जाम को फोकस करके हमें पढ़ाई करनी है। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारा टॉपिक में है क्या क्या। तो इस चैप्टर में हमारे पास है प्रॉपर्टीज। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट के डुअल नेचर होते हैं, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में हमारा प्लेन मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, इनके कैसे फॉर्मेशन होते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और फिर इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, मतलब सिर्फ सिखा दूंगा आपको, आप खुद कर पाएंगे ऐसा सिखा दूंगा, बताऊंगा नहीं, आपको सिखा दूंगा। फिर आता है रिफ्रैक्शन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आपको सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, फिर ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। फिर लास्ट में एट द एंड हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो ये हमारा लाइट का पूरा टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेव नेचर होती है, एक्चुअली लाइट की दो डुअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव कहने का मतलब है कि इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। ऑल्सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके वेव के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ता है। आपने ऐसा सुना होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, स्टार्टिंग फ्रॉम आर, और वो आई थिंक 700 नैनोमीटर से आपका 400 नैनोमीटर तक रहता है। आर रेड का आपका 700 नैनोमीटर है, और आपका वी वायलेट का 400 नैनोमीटर है। ये उसके बाद आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, इट हैज स्मॉलर वेवलेंथ। अभी इसके वेवलेंथ वही आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इसमें लाइट की जो होती है, जो विजिबल लाइट होती है उसकी कम होती है। हम लोग विजिबल लाइट के ऊपर ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी में रिफ्लेक्शन ये सब देखेंगे। देन इट प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हैं। आप ये कह रहे होंगे कि यही एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये भी हो सकता है, बट जो उसका लाइन ऑफ प्रोपगेशन होगा वो एक ही लाइन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, आफ्टर प्रॉपर्टीज अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन बेसिकली एक प्रॉपर्टी, एक फेनोमेना होता है, प्रॉपर्टी नहीं, फेनोमेना होता है। इट इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मतलब आपकी जो लाइट होती है वो किसी सरफेस के ऊपर टकराती है, देन बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अपने पास कितने टाइप के मिरर्स होते हैं। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ऑकरिंग ऑन टू द सर्फेसेस विच आर ओपेक। तो हमारे जो मिरर होते हैं वो आपके पॉलिश्ड होते हैं वन साइड से, और एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो उस पर आपकी लाइट स्ट्राइक करती है एंड देन बाउंस बैक होती है।
तो हम ये देखेंगे कि तीन टाइप के अपने पास मिरर होंगे। हम तीन टाइप के मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक आपकी होती है प्लेन मिरर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, प्लेन मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा और कन्वेक्स मिरर होगा। तो हम लोग एक एक करके तीनों मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग प्लेन मिरर का देखते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है कि एक स्ट्रेट ऐसे मिरर होता है जो आपने हम लोग मतलब डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। नॉर्मल मिरर जिससे हम लोग मतलब अपनी शक्ल वगैरह देखते हैं सुबह निकलते समय, और जो भी है इसकी वन साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। वन साइड क्या होती है, पॉलिश्ड है। ये जो आपको डिनोशन दिख रहा है ये पॉलिश्ड का ये डिनोशन है। एंड ये साइड है, इस साइड जो है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये आपकी जो है पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिशिंग की जाती है ताकि इसको ओपेक बनाया जाए और ये हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्रॉपरली आपका रिफ्लेक्शन फेनोमेना को अच्छे से अंजाम दे सके। तो इसमें प्लेन मिरर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कनकेव मिरर। कनकेव है, फिर आता है कन्वेक्स। ठीक है, और ये दोनों जो हैं इनको आप स्फेरिकल मिरर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको एक बड़ा सा स्फेयर होता है। एक्चुअली होता छोटा सा ही, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्फेयर होता है, इसमें से हम एक क्रॉस इसका सेक्शन को कट करते हैं। तो इस सेक्शन को कट करने के बाद इसकी पॉलिशिंग नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मिरर बनेगी वो कनकेव बनेगी या कन्वेक्स बनेगी। अगर आपने इसको ऐसे कट किया है, उसके बाद इसकी सरफेस जो पॉलिशिंग है, पॉलिश करने वाले हैं, उसको अगर हमने इस साइड से पॉलिशिंग करी है तो जो मिरर बनने वाली है, बिकॉज योर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका इनवर्ड है, दैट इज वाई इसका ये कनकेव नाम दिया गया इसको। इसका नाम है कनकेव मिरर। एंड देन अगर हमने उसी सरफेस को इनवर्ड पॉलिशिंग करी है, उसकी अंदर साइड से पॉलिशिंग कर दी, तो यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्वेचर वाला है, तो इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर नाम देते हैं। तो बेसिकली ये इस हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, और दूसरी जो होती है उसका नाम है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड, ओके। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है कि एक पॉइंट साइज होती है और एक्सटेंडेड होती है, जो इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। अब इसको पॉइंट साइज क्यों बोलता है? ऐसा तो नहीं है कि हमारी ऑब्जेक्ट छोटी होती है, ऑब्जेक्ट छोटी नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो उस केस में हम इस बड़े से भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट्स से कि आप इन्फिनिटी की बात कर रहे होते हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे। हम बाद में इसके बारे में भी बात करेंगे क्या होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस काफी दूर है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो छोटी सी दिखेगी, दैट्स वाई हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। और जब जो ऑब्जेक्ट है वो आपके मिरर के थोड़े क्लोज है, या आप कह सकते हैं उसकी रेंज में है, तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद आती है इमेज। इमेज कितने टाइप की होती है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और कुछ टर्म्स रिगार्डिंग दीज मिरर्स हम लोग देख लेंगे अभी। तो इमेज हमारी एक होती है, या तो रियल इमेज हो सकती है या तो वर्चुअल इमेज हो सकती है। तो रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? तो आप इसको सीधे सीधे समझे कि रियल जो इमेज होगी वो आपके मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस साइड पे बन रही होगी, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप रियल इमेजेस कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसके डेफिनेशंस के हिसाब से ये होती है कि रियल इमेज आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक आप प्रोजेक्टर से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है, इसको पहले मैं देसी भाषा में कहूँ तो कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऑपोजिट साइड में बन रही होती है इमेज, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ऐसे इमेजेस आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाएंगे, मतलब नहीं ले पाते हैं। और आप जो नॉर्मल डेली यूज करते हैं हम लोग जो मिरर्स, उसमें जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है
मतलब हम लोग जो आईना देखते हैं उसमें जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है तो वो वर्चुअल वाली होती है, तो रियल वाली जो हमारी प्रोजेक्टर वगैरह पे जो होती है। ओके, अब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे रिगार्डिंग दीज मिरर्स। ओके, टर्म्स रिगार्डिंग प्लेन मिरर, इसके बाद हम लोग कल के स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। तो पहले इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो देखते हैं। एक नॉर्मल है, पहले आप नॉर्मल को ऐसे समझिए कि एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। आपने सीखा होगा परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करनी है विच इज योर परपेंडिकुलर, तो एक 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है ये लाइन लेट्स से ए बी और इसको हम बोलते हैं सी डी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये जो हमारी ए बी है वो सी डी का क्या है, परपेंडिकुलर है, एज वेल एज इसी को नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल डिनोटेड बाई एन, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से। तो ये हम लोग प्लेन मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये आपकी प्लेन मिरर है, इसमें हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल बोल तो परपेंडिकुलर ऑन टू द मिरर, पॉलिशिंग साइड पे कर रहे हैं, पीछे भी कर सकते हैं। नॉर्मल का यही मतलब होता है कि आप कहीं से भी 90 डिग्री आगे पीछे ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आप समझ गए हैं कि ये 90 डिग्री है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। उसके बाद हमारा अगला टर्म है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे होता क्या है, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट को हम लोग रे बोल रहे हैं क्योंकि हम पूरी लाइट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसकी एक रे को, एक किरण को उसकी कंसिडर कर रहे हैं कि एक जो है वो कैसे प्रोपेगेट कर रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट नाम से ही पता चलता है कि ये किसी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो अगर हमारी लाइट की जो रे है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है, जहाँ पे हमारे मिरर के ऊपर जहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वहां पे जो लाइट फॉल कर रही है, लाइट रे हमारी फॉल कर रही है, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और उसके बाद सिंस यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो बाउंस बैक होके जाएगा वो कैसे जाएगा वो हम लॉज में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरह से बाउंस बैक होके जाएगा। तो ये आया और ये गया, तो जो आई है इसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो निकल के गई है, रिफ्लेक्ट होके गई है, उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये हमारा नॉर्मल है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे फॉल करता है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल फॉर्म होती है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होती है, एंगल जो फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं हमारे प्लेन मिरर के। नाउ गोइंग टू आवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग अभी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉ है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, और ये रिफ्लेक्शन का जो लॉ है ये आपकी स्फेरिकल मिरर के भी ऊपर लागू होगी और प्लेन मिरर के ऊपर भी लागू होगी। कोई सा भी कर्व सरफेस होने दीजिए, आप इसको फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए आप इसको फॉलो करेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी तरह के इमेज को फॉर्मेशन कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लॉज में पहला लॉ कहता है कि सॉरी इंसिडेंट रे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
all three all lie in a same plane. तो अभी ये प्लेन क्या है? प्लेन आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो बोर्ड है इसकी एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक प्लेन फॉर्म होता है। मतलब ये जो एरिया फॉर्म हुआ है ये आपकी, इसको आप प्लेन मान सकते हैं। तो आप इसके बाहर से अगर ऐसे कुछ निकाल रहे हैं तो दैट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। इस बोर्ड का प्लेन का मतलब है कि इस बोर्ड पे जो 2 डायमेंशनल फिगर होगी उसको हम लोग कहेंगे ये इसका प्लेन। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। आप देख भी सकते हैं कि ये तीनों बोर्ड के प्लेन में लाई करते हैं। तो ये हमारी पहली लॉ है। दूसरी लॉ कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल से, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं, आपके कर्व सरफेसेस, किसी भी कर्व सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा। वैसे कुछ खास नहीं है, इसको आप स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, एग्जाम में आप इसको बेहतर तरीके से लिखें। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, सॉरी, इक्वल। ओके, अब हम लोग देखेंगे टर्म्स रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो हम एक स्फीयर से कट करते हैं और उसके सरफेसेस को पॉलिश करते हैं, तो हमें मिल जाता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जैसा हम पॉलिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो इसका एक सेंटर होगा। तो हम लोग जिस भी स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे वो किसी न किसी एक स्फीयर से कट किया रहेगा, तो उसका भी एक कभी ना कभी एक सेंटर रहा होगा। और सेंटर को हमेशा हम सी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ भी करेंगे सी से डिनोट। तो इस सेंटर सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं। दूसरा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली एक सर्कल है, अगर एक्चुअली ये स्फीयर है लेकिन हम इसको सर्कल कंसिडर करते हैं, तो इसकी जो ये रेडियस होगी r, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें भी सेम वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। पोल क्या होता है? ये इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। एक्चुअली पोल का डेफिनेशन ये है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे हमारी जो मिरर है उसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है, ये ऐसा है इसका कर्व। अगर हमने इसको यहाँ से काटा होता तो थोड़ा ज्यादा कर्वेचर होता, और अगर हमने इसको थोड़ा सा आगे से काटा तो कर्वेचर थोड़ा ऐसा सा होगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका कहीं यहाँ कहीं पे होगा। तो दिस ज्योमेट्रिकल सेंटर इज कॉल्ड योर पोल, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। पोल P से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक एक्सिस है पासिंग थ्रू योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज योर पोल। तो आपके पोल से पास होता हुआ एक एक्सिस है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो होती है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको प्रिंसिपल फोकस इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब हमारी लाइट रे इंसिडेंट होती है इन सारे सरफेसेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे, तो होता क्या है कि जो लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होती है वो या तो कन्वर्ज करेगी इन कनकेव मिरर्स, कन्वर्ज करेंगी, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये डाइवर्ज करेंगे। तो चाहे डाइवर्ज करें या कन्वर्ज करें, इनका एक फोकस होगा, एक पॉइंट पे ये फोकस्ड रहेंगे। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो एक पॉइंट पे फोकस कर रही होंगी। तो वो फोकस पॉइंट ये वाला होगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर
प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड बाय स्मॉल f, और फोकल लेंथ जो आपकी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, नाउ अपर्चर, इसके बारे में डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। अपर्चर आपकी जो होती है उसको डी से डिनोट करते हैं। ये अपर्चर जो होती है ये हमारी जो कर्वेचर है, कर्वेचर की जो एरिया होती है उसका डायमीटर लेते हैं, दैट इज योर अपर्चर, इसको डी से डिनोट करते हैं। और इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपका प्रोपोर्शनल होता है π/4d² से। सो जितना ज्यादा बड़ा आपका डायमीटर ऑफ दिस कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस पर कन्वर्स या डाइवर्स कर रही होंगी। तो दिस इज योर अपर्चर। ओके, तो अब हमने टर्म्स वगैरह देख लिए हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब हमने देख लिया कहाँ पे होता है, क्या होता है। तो इसमें भी सेम है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपका ये कर्वेचर है और लेट्स से हम कनकेव मिरर को ही कंसिडर कर रहे हैं, देन योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, मतलब इंसिडेंट रे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। इसके थ्रू हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से लाइट आ सकती है, मतलब आपके मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आ सकती है, पोल के ऊपर आ सकती है, फोकस से होकर आ सकती है। तो ये सब हम लोग अब देखेंगे, एज वेल एज हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो हम लाइट इंसिडेंट ऑन टू द प्लेन मिरर देखेंगे। तो इस पे लाइट हमारी कैसे आ सकती है और उसके बाद उनका क्या होगा, यही देखना है। इसके बाद हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के ऊपर भी देखेंगे कि लाइट की इंसिडेंस कैसे होगी और उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे होगा। बस आपको ये याद रखना है कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा है बस उसको अप्लाई करना है और कुछ नहीं। बस अगर आपने उसको अप्लाई किया आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स से कि जो नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे जो नॉर्मल है उसके पैरेलल अगर हमारा इंसिडेंट रे आता है, अगर हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के पैरेलल आता है, देन क्या होगा, एज पर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। और ये सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इसकी भी परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगी, और नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना दिख रहा है आपको। तो ये एंगल ऑफ आर, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एज पर द रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सो आपका ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो ये तो पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है कि अगर जो लाइट इंसिडेंट रे है वो हमारी किसी एंगल पे आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी एंगल पे पड़ रही है, लेट्स कॉल इट एंगल आर। तो एज पर द रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई, तो एंगल आर जो होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, बिकॉज एंगल आर और एंगल आई को बराबर होना है। तो वो कोई एंगल बनाएगा, बिकॉज मैंने यहीं पे लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल ड्रॉ कर रखा था। आप ये भी कर सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप किसी एक पॉइंट पे ले लो, देन यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। वो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, सही है। ये हमारी हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बताया था द एंगल मेड विथ नॉर्मल, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called your angle of incidence. Now angle I जितना है उतना ही एंगल R होना चाहिए, so this is your angle R. तो पहला काम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे फॉल कर रहा होगा वहां हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद वहां पे एक एंगल बनेगा विच इज योर एंगल I। उसके बाद उसी एंगल से हमें क्या रिफ्लेक्ट करवा देना है। सो बस इतना ही केस है आपके प्लेन मिरर में। इसी के बेसिस पे आपके दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं प्लेन मिरर में। तो आइदर आपका
जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। जैसा मैंने बताया था आपको कि या तो पॉइंट होगा या एक्सटेंडेड होगा, कुछ भी रहने दीजिए। आपको बस करना क्या है, रिफ्लेक्ट करवाना है और उससे इमेज फॉर्मेशन करवाना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रेज लगेंगी, मिनिमम 2 रेज लगेंगी जिनका इंटरसेक्शन होना चाहिए। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा हो। तो पहली रे मैं लेता हूं पैरेलल टू योर नॉर्मल। तो जिस पाथ से ये गया है, जिस लाइन से ये गया है, उसी लाइन से ये रिट्रेस हो जाएगा, वापस आ जाएगा। रिट्रेस मतलब वापस आ जाएगा, उसी लाइन को ट्रेस कर लेगा। देन सेकंड हम यहां से पास करवा देते हैं एंगल आई, तो यहां से वो एंगल आर बना के निकलेगा, चीज ज्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका एंगल आर। तो ये एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी इमेज फॉर्मेशन तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये आपका इधर जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, विच मीन्स ये आपका एक डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग के केसेस में हम क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा हो या सीम्स टू बी, मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहां पे इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये जो ऑब्जेक्ट थी और इमेज थी, ये दोनों ही इरेक्ट है मतलब आपका जो ये नॉर्मल है इससे ऊपर की तरफ है, और आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लें तो इसके ऊपर है। सो आप इसको बोल सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, इसको इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं इसको। ऑल्सो इन प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस इमेज, उसी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होता है। लेट्स कॉल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट कर लेते हैं और इसको v से डिनोट कर लेते हैं। सो आवर u विल बी इक्वल्स टू v, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए प्लेन मिरर। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको बताया था कि इमेज 2 टाइप के होते हैं, आइदर रियल और इमेजिनरी। तो मैंने ये भी बताया था कि मिरर के बाद जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आपकी इमेजिनरी इमेज होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मिरर के बाद इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो हमारी इमेज फॉर्म होगी उसकी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं दैट दिस इज एन इमेजिनरी इमेज। पहली पॉइंट इमेजिनरी है, इरेक्ट है, ऑल्सो सेम डिस्टेंस है। इसको आप ऐसे लिख लें u इक्वल्स टू v। आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही इमेज की डिस्टेंस होगी फ्रॉम मिरर से वही डिस्टेंस होगी। यहाँ पे फिर साइन कन्वेंशन आता है जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आफ्टर कनकेव और कन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज देखने के बाद, उसकी मतलब इंसिडेंट रे जब उस पर पड़ेगी तो किस तरह से वो बिहेव करता है वो देखने के बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे फॉर्मूले देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कनकेव मिरर और उसके बाद कन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट्स होती हैं वो किस तरह से आ सकती हैं इसमें। तो पहली तो ये कि पैरेलल टू योर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल है P। तो एक तो पैरेलल आ सकती है, ये आपका इंसिडेंट रे होगी। पैरेलल अगर इस पॉइंट पे गिर रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी हमारा क्या काम है कि एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर। इसके 2 तरीके हैं। एक तो अगर आप स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर के केसेस में क्या होता है कि आपको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दिया, दैट विल बी योर नॉर्मल। तो ये वाला हमारा नॉर्मल होगा। और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट लेंगे, ऐसे टेंजेंट लेंगे, आपने सर्कल में ऐसे पढ़ा होगा, ऐसा एक सर्कल होता है, सर्कल में एक टेंजेंट होता है विच जस्ट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन होता है विच टचेस द सर्कल एट जस्ट वन पॉइंट, दैट इज योर टेंजेंट। और वो उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द नॉर्मल टू दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला है और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली अगर मिला दें उस पॉइंट को
देन दैट विल बी योर नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया आई, काफी छोटा हो गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमने इस पॉइंट को मिला दिया तो दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे। अगर आप इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा रहे हैं, आपका इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बस इसको इससे मिला देना है। सो दिस विल बी योर नॉर्मल। इसको मिलाने के बाद आपको ये नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल मिलने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलने के बाद आपको पता है कि जिस एंगल से ये आया है उसी एंगल से जाएगा। तो इसके साथ इतना ही एंगल बनाना है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ आपने उतना ही एंगल बनाना है, और जिससे वो जा रहा होगा। और आप ये नोटिस करेंगे कि जब ये पैरेलल आई होगी और जब ये वापस जा रही होगी, तब जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल आर, और ये रिफ्लेक्टेड रे पास होगी थ्रू आपका फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये आपका टू द स्केल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी आपको ऐसा लगा होगा मैंने जल्दी से बेंड कर दिया, बट टू द स्केल लेंगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली। ये फोकस से पास होता है। एक तो ये हो गया कि आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पोल के ऊपर ही आ जाए, इंसिडेंट रे किस पे आ जाए, पोल के ऊपर। तो ये तो सिंपल है, आई, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, यहां से होकर चला जाएगा, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस चला जाएगा। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट, ये दो हो गए। तीसरा क्या हो सकता है कि आपका फोकस से होता हुआ है, फोकस से होता हुआ इंसिडेंट रे फॉल करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। किससे होता हुआ, फोकस से होता हुआ। तो इन दैट केस फिर से आपने क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के लिए फिर से आप वही काम करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया आई, और यहां से आप एंगल आर कर लेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा कि ये एक पैरेलल लाइन जा रही होंगी रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका आई हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि जब पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, वन थिंग। सेकंड, अगर आपका पोल पे आ रहा है तो जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल से रिट्रेस हो जाएगा। दो हो गए। तीसरा क्या, तीन हो गए। चौथा क्या हो सकता है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ जाए, इससे आ जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको पता है कि जब आपने प्लेन मिरर में देखा था कि जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ साथ आता है, नॉर्मल के साथ साथ आता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मीट कराने वाली लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे जो है आपकी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ जाए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आए तो क्या ये नॉर्मल से होते हुए आया है, जैसे इस केस में है, नॉर्मल से होते हुए आया है? अरे आया है ना। तो मेरे भाई बताओ क्या होगा, नॉर्मल से होते हुए आया है तो नॉर्मल से होते हुए वापस चला जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू 0, तो एंगल आर भी 0 होना चाहिए। तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाना चाहिए ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 0 0 से चला गया वापस। तो ये भी क्या करेगा, इसी पाथ पे रिट्रेस कर लेगा। तो ये चार टाइप से आपके इंसिडेंट रे हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे पास होंगी। तो पहला क्या था कि अगर वो पैरेलल आती है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होते हुए जाएगी, वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये फोकस से होते हुए आती है तो ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। उसके बाद अगर इसने पोल पे इंसिडेंट रे अगर पोल पे फॉल करता है जिस एंगल से, उसी एंगल से आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। चौथा है आपका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट रे आता है तो वो उसी लाइन पे रिट्रेस कर लेगा। जैसे कि मैं एक और दिखा देता हूँ, ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आया, और अब ये इस पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, जो कि वापस वही रहेगा, तो ये वापस इसी पाथ पे चला जाएगा। तो ये चार केसेस हैं आपके कनकेव मिरर के। कन्वेक्स मिरर में थोड़ी सी चीजें अलग हैं। कनकेव मिरर में आपका फोकस इस साइड में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड में था। बट जो कन्वेक्स मिरर है, इसमें हमारी जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में नहीं है, ये आपकी मिरर के दूसरी साइड में है।
और इंसिडेंट रे भी यहाँ पे भी सेम आएंगी, उसी तरह से आएंगी। और प्रोसीजर सेम है कि अगर पैरेलल आती है तो ये फोकस से होते हुए जाना चाहिए, बट फोकस तो अभी उस साइड है, तो ये उस साइड कैसे जाएगी? तो वो उस साइड से होते हुए जाएगी नहीं, फोकस से होते हुए जाएगी नहीं, लेकिन हाँ फोकस पे इसका कंसंट्रेशन रहेगा और इसके डायरेक्शन में ही वो जा रही होगी। क्या समझ में आया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस को कंसंट्रेट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने कुछ लगाया नहीं कि हाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है, कर लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ये देखो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो, ये रहा आपका एंगल आई और ये रहा एंगल आर, सिंपल इज दैट। सेम इसमें फोकस से होते हुए फोकस को कंसंट्रेट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड क्या था कि अगर ये फोकस से कंसंट्रेट होते हुए आता है, फोकस पे कंसंट्रेट होते हुए आता है तो क्या हो? तो दूसरी केस क्या है कि पहली हो गई कि पैरेलल होके आएगी तो आपका फोकस से कंसंट्रेट होके निकल जाएगी। दूसरी केस क्या है कि हमारी फोकस से होते हुए आएगी, तो क्या होगा? तो हम देख लेते हैं। फोकस से कंसंट्रेटेड है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, फोकस पे कंसंट्रेटेड है। नाउ ये क्या होगी? पैरेलल निकल जाएगी, जैसा उस केस में हुआ था सेम वैसा ही होगा। तो अभी वापस से चाहो तो नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो नॉर्मल ड्रॉ करके देख लेना यार, ठीक है, वो आ जाएगा तुम्हारा, सेम आएगा, ठीक है। और तीसरी केस हमारी क्या है कि पोल के ऊपर इंसिडेंट हो जाए। किधर हो जाए? पोल के ऊपर इंसिडेंट होने पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा उसी एंगल के साथ। थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, लास्ट केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो नहीं जा सकती है, लेकिन इसको कंसंट्रेटेड होके आ सकती है, सॉरी इससे कंसंट्रेटेड होके आ सकती है। ये रहा, ये हो गया। तो आपको पता है कि ये नॉर्मल पे आया है, अब जब नॉर्मल पे आया है तो उसी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है। चलो इधर भी दिखा देता हूँ, बोलोगे एक ही साइड से दिखा रहे हो क्या? चलो ये देखो, ये नॉर्मल पे आया, नॉर्मल से वापस, ठीक है। तो ये हमारे इंसिडेंट रेज हैं, कितने हुए? 4 टाइप के हुए। अब इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे, कैसे इमेज फॉर्मेशन है, जिसे हमने प्लेन मिरर में देखे, अब इसमें देखेंगे कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव मिरर में, ठीक है। तो एज हम लोग ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका कनकेव मिरर। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंसिडेंट रेज देख लिए 4 टाइप के होते हैं, उसमें से क्या हमने मिनिमम 2 पिक करना है और उनके इंटरेक्शन से ऑब्जेक्ट के साथ उनको इंसिडेंट करवाएंगे इसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस पे, और उनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी उनको उनके जो इंटरसेक्शन होंगे वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, उसी को हम लोग शो करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि इमेजेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। उसके बाद मैं एक आपको इमेज बना के दिखाऊंगा, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आप सब कर लेंगे, बस आपको रूल फॉलो करने हैं। और क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा, वो मैं बताता हूँ अभी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो मैं उसमें एक आपको इमेज फॉर्मेशन दिखा दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पहला प्लेसमेंट है आपका पी एंड एफ के बीच में, यानी पोल एंड फोकस के बीच में, यहाँ पे कहीं पे आपकी इमेज प्लेस करी जा सकती है। इसमें नॉर्मली हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात करी थी कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कब कब लेते हैं, जो डिस्टेंस होती है हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि इससे हमने क्या कंसीडर करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली हम एक्सटेंडेड के ऊपर ही बात करेंगे। ओके, और हमें क्या कराना है? 2 इंसिडेंट रेस को इंटरसेक्ट करवाना है। इंटरसेक्ट करवाने के लिए आप एक ही टाइप के रेस आप नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है? 2 लेना है, कम से कम 2 लेना ही पड़ेगा। या तो आप पैरेलल वाला ले लो, फोकस से होके करा लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा लो, किसी एक से करा सकते हो, ठीक है। एक मैं करके दिखाऊंगा। तो पहली प्लेसमेंट कहाँ होगी? फोकस और पोल के बीच में। दूसरी प्लेसमेंट हो जाएगी फोकस के ऊपर। दूसरी प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगी? फोकस के ऊपर। तीसरी प्लेसमेंट होगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। चौथी प्लेसमेंट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब कोई ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार आप ऊपर ही क्यों ले रहे हो, नीचे भी ले लो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने बस ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऊपर इसलिए लिया है
क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि साइन कन्वेंशन में ऊपर वाले को हम अभी पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन भी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बार बार ऊपर ले रहा हूँ। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के ऊपर डिसाइड होगा कि हमारा जो इसका मैग्निफिकेशन है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन में। तो ये 4 प्लेसमेंट हो गए। 5वां प्लेसमेंट होता है आपका एट सी भी हो गया है, और 5वां प्लेसमेंट होता है आपका बियॉन्ड सी, सी के बाद बट आपका इन्फिनिटी पे नहीं जाना चाहिए। सी के जस्ट बाद आप थोड़ा आप यूं समझ लो कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले तक ले लो, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले तक। इन्फिनिटी क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस है, जिसमें आप जितना भी ऐड करो वो उससे बड़ा, आप जितना भी डिस्टेंस ले लो उससे बड़ा। आप ले लो 1000 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा बड़ा। आप 10,000 ले लो, उससे थोड़ा सा बड़ा। 10 लाख ले लो, उससे थोड़ा बड़ा। वो होता है इन्फिनिटी। बट हमने उतना नहीं जाना। बियॉन्ड सी मतलब सी और सी के बाद, यूं समझ लो कि सी के जस्ट बाद आप समझ लो ऐसा। नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा एट इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी हो गए, एट इन्फिनिटी। तो एक आप इन्फिनिटी के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे आप 2 केसेस ले सकते हैं, या आप पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्लेसमेंट हो गई। कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में आपका क्या है कि आपका इस तरह का जो भी है आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे आपके दूसरे साइड पे है, विच मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पे है ही नहीं। तो इसमें ज्यादा पंगा है नहीं, इसमें ज्यादा पंगा है नहीं। आइदर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे भी प्लेस कर लो, इसको आप क्या बोलोगे, पोल के और इन्फिनिटी के बीच में है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। दूसरा आप केस ले सकते हो कि आइदर इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी के 2 केसेस, आइदर पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसके 2 केसेस बनते हैं, और 3 केसेस बनते हैं, सॉरी 2 इसके इन्फिनिटी पे और एक यहाँ कहीं पे। ये कहीं पे भी रहेगा तो सेम प्रॉपर्टी, सेम तरह का इमेज फॉर्म कर रहा होगा। ओके, तो अभी मैं इसके ऊपर एक इमेज फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। मैं ले लेता हूं कोई ले लेता हूं, फोकस वाला ले लेता हूं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है और मैंने क्या कहा, 2 इंसिडेंट रे लेनी है, कोई सा भी 2 ले लो, आपकी मर्जी। मैं एक पैरेलल वाला ले लेता हूं, एक पैरेलल इंसिडेंट रे इसके थ्रू पास होगा। ये इसका हेड बोलते हैं इसको, ये इसका टेल है। इस ऑब्जेक्ट का ये हेड है, ये टेल है। तो हम हेड का अलग से बना सकते हैं, टेल का अलग से बना सकते हैं। नॉर्मली हेड का पता चल जाए तो ये तो पता चल जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट का हेड अगर ऊपर है तो उसका टेल ऑब्वियसली नीचे होगा। अगर हेड वो नीचे आ जा रहा है तो मतलब टेल ऊपर होगा कहीं पे। आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में ऐसे केसेस में आपके इमेज फॉर्मेशन सही रहेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो पहली जो है पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जाती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अगर याद ना रहे तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेना भाई, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसी एंगल से ये होके चला जाएगा, और ये फोकस से ही होके जाएगा, ठीक है। ये चला गया फोकस से, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अभी दूसरा कौन सा रे लिया जाए, चलो दूसरा ले लेते हैं इस पे। अब ये मत कर देना कि फोकस से होते पास करा दो, अरे हमने हेड का लिया है ना, तो हेड का ही ले लो एक और कोई केस। तो वैसा ही केस ले सकते हैं जिसमें हेड के साथ इंसिडेंट हो रहा हो। टेल के साथ लेना है तो 2 टेल के साथ ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी एंगल से इसने वापस भी जाना है, ओ सॉरी, तो क्या ये आपको मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब ये अब एक पैरेलल, जो इनकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो दोनों पैरेलल जा रही है, विच मीन्स जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, इमेज जो आपकी बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी एट इन्फिनिटी। और जब आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ही जाती जा रही है, इसका मतलब है जो साइज होगा ये हेड है, तो इस साइड पे जो बन रहा होगा वो हेड ही होगा। तो हेड इस साइड है और टेल इस साइड आएगा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड इमेज। थर्ड इज बहुत दूर जाके बन रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा होगा, तो एनलार्ज बोल सकते हैं इसको, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, एनलार्ज बोलेंगे।
ओके, और इसके इमेज पे और क्या कमेंट कर सकते हैं? एट इन्फिनिटी हो गया, इन्वर्टेड इमेज हो गया, एनलार्ज हो गया। ओके, बस ये 3 चीज बोल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है इसमें? आपके पास एक केस दिया जाएगा कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, कोई सा भी मिरर दे सकता है। केस ये है कि आपको वो इमेज की ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट बताएगा। अगर आपको उसने बताया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फोकस पे या इनके बीच में कहीं पे भी है, तो आपने क्या करना है कि एक इमेज फॉर्मेशन करना है और उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। ये आपको वो सवाल ऐसे पूछ सकता है। देन यू हैव टू आंसर कि हाँ ठीक है, पहले एक इमेज फॉर्मेशन ऐसा आप दिखाएंगे, आप जहां कहीं भी प्लेस कर दो कहाँ जहां कहीं भी करना है। उसके बाद आपको पता है कि रूल्स क्या है, कैसे कैसे इंसिडेंट रे अगर आती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो ये तो हो गया हेड का। अब चाहो तो टेल के साथ बना लो। टेल के साथ बनाना तो फोकस से होके एक पैरेलल लाइन जाएगी सीधी। उसके बाद और क्या कर सकते हैं इसमें? अगर सीधा सीधा ले लो, सीधा मतलब पोल के ऊपर इंसिडेंट करा दो इसका, क्योंकि इसका टेल तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो सीधा सीधा रिट्रेस हो जाएगा, तो वो भी कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ये फोकस से होके आया ऐसे, ये अगर फोकस से होके इंसिडेंट रे आया तो ये क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा ना। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है? सेम है नॉर्मल, तो ये रिट्रेस कर जाएगा। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? कहीं नहीं मिलने वाले, तो इसका ना ही टेल मिलेगा ना ही हेड मिलेगा। मतलब ये बहुत ही बड़ा इमेज बनने वाला है, और ये उल्टा भी बन रहा है। आप ये देख लो, ये टेल बन रहा है, ये हेड बन रहा है, समझे? तो इस तरह से आप बना सकते हैं इमेज। कोई सा भी इमेज आप कनकेव मिरर पे पूछता है तो आप बना सकते हैं। ये सारे केसेस हैं, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बन रहा है, काफी दूर बन रहा है इन्फिनिटी पे। उसके बाद वो उल्टा है, वो तो आपको दिख ही गया। कभी कभी क्या होगा, एक पीछे भी बन सकता है, तो वो केस है ये वाला। इस केस में आपका क्या होगा? उल्टा पीछे बन जाएगा, दैट इज योर। हाँ, और ये स्क्रीन के इस साइड बना है, तो आपको पता है इसकी एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि स्क्रीन के अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में बनती है तो उसकी जो इमेज होती है वो रियल होती है। क्या होती है मेरे भाई? रियल होती है। और अगर स्क्रीन के उस साइड बनती है तो इमेजिनरी होती है। वो ये वाला केस है, इसको हम लोग दिखाते हैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि when your object is placed between focus and pole, तो 2 इंसिडेंट रे लेनी है हमें। पहली इंसिडेंट रे मैं हेड के साथ ही करते हैं हम लोग जनरली, तो ठीक है, पहली इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल हुई, तो फिर आपको अगर याद नहीं है तो फिर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, मतलब सी से मिलाना है इस पॉइंट को, तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल। उसके बाद उसी एंगल से आपने क्या करना है, फोकस से पास हो जाएगा वो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे चला गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, फिर से पोल के ऊपर डाल दो एक, तो ये एंगल आई और ये वाला एंगल आर, ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, याद करने का उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या ये आपको डाइवर्जिंग दिख रहा है? डाइवर्जिंग ऐसे 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 फैलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऐसे फैलता हुआ दिख रहा है। क्या ये दिख रहा है आपको? तो ये जब फैल रहा है तो इसको अगर हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया इमेजिनरी साइड पे, तो इसी लाइन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं पे यहाँ कहीं पे आके मिल रहा होगा। और आप देख लो कि हमने हेड के ऊपर बनाना चालू किया था, हेड के ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा? हेड के ऊपर किया है तो हेड ही आएगा ना मेरे भाई। हेड आया तो टेल कहाँ आएगी? ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर आएगा इसका टेल। ये बन गई आपकी इमेज। क्या आपको ये इमेज छोटी दिख रही है? ऑब्वियसली बड़ी दिख रही है यार। तो इमेज की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एनलार्ज होगी। सही है, सीधी है ना, उल्टी तो नहीं है इसकी तरह तो नहीं है उल्टी, ये सीधी है। इसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट। उल्टी थी तो हमने क्या बोला? इन्वर्टेड। ये इरेक्ट इमेज बनी। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कहां बनी है? ये किस साइड बनी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में बनी है। मतलब ये कैसी इमेज है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी है। ओके, एंड कहां पे बनी है? तो ये इसको हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर। तो ये 4 चीजें हमने लिख दी इसके बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पर सारे जो मैंने यहाँ पे बताया है कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अभी कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन।
ओके, तो अब हम कन्वेक्स मिरर से देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आइदर आपका पी से पी और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा या फिर इन्फिनिटी पे रहेगा। मैं एक केस ले लेता हूँ कि पी के जस्ट बाद हो, तो यहाँ पे जितने भी इमेज फॉर्मेशन होगी, जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट की इमेज फॉर्मेशन होगी वो लगभग सेम ही रहेगी। ओके, तो इसमें भी सेम है। पहले एक पैरेलल ले लेता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे होके जाएगी, पहले तो एफ से फोकस्ड रहेगी, याद ना हो तो फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मतलब इसको टच कराएंगे, मीट कराएंगे इसके साथ और इसको एक्सटेंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नॉर्मल, इस पे हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फोकस है, फोकस से होते हुए रिट्रेस कर जाएगी आर से। ये नहीं पता हो तो भी हमें नॉर्मल के थ्रू ये मिल जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे मिल चुका है। फिर से एक और इंसिडेंट लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे जो हमारी पोल के ऊपर आएगी एंगल ऑफ आई से, और पोल से जाएगी एंगल ऑफ आर से। आई थिंक ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल गई। इस केस में भी आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी डाइवर्ज हो रही है, और इसी वजह से इसके हर केसेस में डाइवर्ज ही हो रही होगी। दैट इज वाई इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कनकेव वाले कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं कि उसमें फोकस पे कन्वर्ज हो रही होती है लाइट। तो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे होंगे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे को करना है, याद रखना, इंसिडेंट रे से हमारा सिर्फ ये रिफ्लेक्शन करवाना है। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारी अगर हेड की ले रहे हैं तो हेड बन रही होगी यहाँ पे, टेल ऑब्वियसली नीचे बनेगी। क्या ये इरेक्ट दिख रहा है, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरी क्या होगी, इरेक्ट है, सीधा है ना। तीसरी क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और क्या ये रियल, रियल है, हो ही नहीं सकती यार। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट साइड में बिहाइंड द मिरर है, तो ये इमेजिनरी इमेज। ओके, तो ये हमारी, और बाकी इंफिनिटी पे दो केसेस होंगे, एक तो ये वाला होगा और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड और पॉइंट वाला। तो वो आप खुद से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और उसके इंटरसेक्शन पे हम बना देंगे। तो वो केसेस आप देखेंगे। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो है साइन कन्वेंशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स में हम लोग को सबसे ज्यादा यही यूज करना होता है, और इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका न्यूमेरिकल ही गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में हम पॉजिटिव किसको लेंगे, नेगेटिव किसको लेंगे, यही सीखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है उनके लिए तो खास करके। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मिरर हमने कनकेव लिया है, तो आप कन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग रूल्स पढ़ते हैं कि साइन कन्वेंशन एक रूल है, बनाया हुआ है। जैसे अपने रोड पे चलते हैं कि हाँ भैया लेफ्ट साइड से चलना है तो लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, किसी किसी कंट्री में राइट साइड से चल रहे हैं तो राइट साइड में चल सकते हैं। तो वैसे ही हमारी साइन कन्वेंशन है, तो ये हमारी रूल है। तो पहली रूल क्या कहती है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पहली रूल ये कहती है कि हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो इसके पोल के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पोल के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन पहली रूल यही कहती है कि पोल के ही रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे। पोल से उधर जा रहे हो तो राइट साइड हो गया, पोल से इधर आ रहे हो तो लेफ्ट साइड हो गया। उसके बाद दूसरी रूल क्या कहती है कि हमें जो डिस्टेंसेस लेने हैं या हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो हमारी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट रे हम नॉर्मली जनरली इस पूरे केसेस में लेफ्ट टू राइट ले रहे होंगे, इधर से इधर ले रहे होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इस साइड से आप पॉजिटिव रखोगे, ठीक है।
और अगेंस्ट योर इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर चल रहे होंगे तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल अप्रोच से बोला जाए तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि जो आपकी मिरर है, जो मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड को आप पॉजिटिव लेंगे और राइट साइड को आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और वैसे ही इसका ऊपर वाला डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेंगे और नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। साइन कन्वेंशन में इतना ही है। तो जैसे अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये आपकी मिरर है, करके मिरर अगेन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आप ये कहेंगे कि यहां से पोल की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी या पोल इक्वल्स टू यू। और जो इमेज फॉर्म होगी उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। लेट्स से इमेज भी फॉर्मेशन इसी साइड में हुआ है तो हम इसको बोलेंगे वी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट साइड पे है, इमेज जो है वो भी आपकी लेफ्ट साइड पे है, विच मीन्स आपका यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वी भी पॉजिटिव होगा। ये हम लोग मिरर फॉर्मूला में यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो आपकी इरेक्ट है और पोल से परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर है। ऊपर को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ से डिनोट कर लेते हैं इसको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज एच आई से लिख लेता हूं इसको, ये क्या होगा, नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पोल से मेजर कर रहे हैं हमने उसको, तो ये हो गया। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे उसके बाद। तो ओके, तो यहाँ हम मिरर फॉर्मूला भी देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में देखने से पहले हम फिर से एक इमेज फॉर्मेशन देख लो यार। तो इसमें क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है सी और एफ के बीच में, यही हमारी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं उस डिस्टेंस को। एफ यानी फोकल लेंथ, फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई है, इमेज फॉर्मेशन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल इज कॉल्ड वी, ठीक है, वी ले लिया। तो मिरर फॉर्मूला आप यहां से प्रूव कर सकते हैं कि आपका ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके आप यहां से मिरर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी डेरिवेशन करने का कोई टाइम है नहीं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो f है वो हमारी हमेशा इन केस ऑफ कनकेव मिरर हमेशा किस डायरेक्शन में रहने वाली है, लेफ्ट साइड पे रहने वाली है। तो हमारी जो f होने वाली है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर बात कर रहा हूं मैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि वो दूसरी साइड चली जाएगी, विच मीन्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी, f नेगेटिव हो जाएगी। ये कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कन्वेक्स मिरर में वो नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद जो u है हमारा, ये भी हमारा प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे हम इधर से डाल रहे हैं। मिरर के पीछे कभी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही इस केस में ना ही कनकेव के केस में। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी यानी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी फ्रॉम पोल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन बोथ केसेस, आपका कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों केसेस में u क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं v के ऊपर। v में आपका इमेज फॉर्मेशन है, वो अगर मिरर के लेफ्ट साइड पे है, विच मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पे है, तो वो आपकी v पॉजिटिव होगी। अदरवाइज अगर दूसरी साइड पे है तो एज पर साइन कन्वेंशन वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो वो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल चलते हैं हम लोग। ओके, और ये है आपका मिरर फॉर्मूला। इसमें ये है आपकी हाइट ऑफ द इमेज, जिसके हम एच आई से डिनोट करते हैं, एच सफिक्स आई, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है एच ओ से डिनोट करते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से ऊपर की तरफ है, तो क्या आपका एच ओ जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। एच आई जो है
वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ओके, तो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखिए। आप मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको यूज करके बनाने वाले हैं। एक और टर्म है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, ये कर लो, मैग्नीफाइंग लेंस ले लो। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एनलार्ज करके देखना। तो हम ये देखेंगे कि आइदर वो एनलार्ज हुआ है या डिमिनिश हुआ है। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट, सॉरी, इमेज की बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। अब इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये होता है रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज HI अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। तो यहां से अगर आपका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो अगर आपकी हाइट के कितने गुना है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अरे पॉइंट में आएगा तो वो छोटा ही कहलाएगा ना। यहां से अगर आप हाइट ऑफ द इमेज निकालने जाओ तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइंग विथ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके इमेज की जो हाइट है, आपके इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है या छोटी है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मैग्निफिकेशन बताता है। ऑल्सो अगर आप मैग्निफिकेशन का ये वाला ट्राइंगल लेके और ये वाला ट्राइंगल लेके फिर से सिमिलैरिटी में अगर जाएं तो यहां से फिर से आपको मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज वेल एज एक और रेशियो निकल कर आएगा, दैट विल बी योर -v अपॉन u। तो अभी आप बोल रहे हो कि यहां पे नेगेटिव क्यों आया v? ये जो v नेगेटिव आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इस केस में हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो आपकी नीचे की तरफ बन रही है और जो आपकी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड पे हुई है। तो यहां से आप देख भी सकते हैं कि ये जो आपकी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो नीचे की तरफ है, मतलब ये नेगेटिव था, और v और u दोनों जो है वो पॉजिटिव में है। तो ये जो v बाई u है और ये आपकी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कंबाइन करके आपके पास ये एक फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन का। इसे भी प्रूव किया जा सकता है वो सिमिलरिटी से, बट अभी अपने को सिर्फ इससे काम चलाना है कि अपने को फॉर्मूले मिल जाए और हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। प्रूफ्स पूछे नहीं जाते हैं तो होपफुली ना आए, अदरवाइज अगर आता है तो यहाँ से आप सिमिलरिटी इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी निकाल के आप उसका रेशियो इक्वल कर सकते हैं। आप एंगल देख ही रहे हैं, एंगल है और ये आपको कॉमन दिख रहा है 90 डिग्री से, तो आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हो गया हमारा सेगमेंट खत्म। तो चलिए आइए फिर हम एक यूजेस देख लेते हैं सारे मिरर्स के, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेंगे। एक और टर्म रह गया है, लैटरल इन्वर्जन। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्लेन मिरर के बारे में देख रहे थे कि जब हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती थी तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप मिरर के सामने से खड़ा होते हैं और अपना राइट हैंड उठाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मिरर में आप जो देख पा रहे होते हैं वो आपको दिखता है कि उसने मिरर के अंदर जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। तो इसी चीज को लैटरली इन्वर्टेड हो जाना बोलते हैं। लैटरली मीन्स आप यूं समझ लो कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर लैटरल इन्वर्जन। ये आपके प्लेन मिरर के केसेस में होते हैं जनरली। तो चलिए आइए फिर यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? पहला है यूज फॉर लुकिंग ग्लासेस, जो डेली यूज हम लोग करते हैं देखने के लिए ग्लासेस, सुबह उठ के बाल झाड़ना और ये सब जो भी करते हैं उसके लिए हम लोग लुकिंग ग्लासेस के लिए यूज करते हैं, प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। उसके बाद मेकिंग में पेरिस्कोप। पेरिस्कोप सबमरीन्स में यूज होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है कि उसको प्लेस किया रहता है 2-3 मिरर्स को, तो उसके थ्रू क्या होता है वो नीचे से चीजों को बाहर देख पाते हैं। आप यूं समझ लो कि एक यहाँ से उन्होंने ये सेट करके रखा है कि यहाँ से देखना है और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिरर को रखा है, प्लेन मिरर को, यहाँ से रिफ्लेक्ट जो उधर से रिफ्लेक्टेड आ रही होगी ऊपर से वो इस पे आएगी, इससे उनकी आंखों में जाएगी। तो इसके ऊपर एक और एंगल पे रखेंगे मिरर को और वो बाहर की चीजों को देख के
वहां से इस पे ट्रांसमिट करेगी और इससे आंखों में आएगी। वो पेरिस्कोप का, ये है आपका पेरिस्कोप, प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। और सोलर कुकर्स में भी हम प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं टू आपका सोलर, इसमें सोलर सिस्टम यूज होता है विच मीन्स सनलाइट को यूज करके खाना वाना पकाते हैं। तो ये सोलर कुकर में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अब आते हैं कनकेव की बात आती है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि हमें चीजें जो होती हैं वो बड़ी दिखती हैं। तो बड़ी दिखने के लिए इसको डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांतों के अंदर। आपने कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वो क्या करते हैं, अंदर में डालते हैं कुछ मिरर टाइप का, तो गोल सा मिरर होता है, तो उसको डालते हैं। उसके थ्रू वो अंदर की चीजों को मैग्नीफाई करके वो बाहर देख पा रहे होते हैं। तो ये आपकी कनकेव मिरर की यूज होती है, उसमें कनकेव मिरर लगा होता है। और जो सेकंड यूज होता है वो है आपका एज ए रिफ्लेक्टर्स यूज होता है। तो रिफ्लेक्टर्स मतलब ये आप किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना होता है, तो उसके केस में भी हम कनकेव मिरर्स का यूज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट इज योर सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि हम सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करवाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा ये कनकेव मिरर वाले केस में कि जो हमारी जो लाइंस इंसिडेंट रेज आती थी वो कहाँ पे फोकस रहती है, प्रिंसिपल फोकस पे फोकस रहती है सारी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोलर पावर प्लांट में भी इस चीज का यूज किया जाता है कि सारी सनलाइट को इस तरह से कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लिया जाता है और उसके बाद उस सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं। तो उससे उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कनकेव मिरर के यूजेस हैं। आपने बस यही लिखना है कि डेंटिस्ट यूज टू एनलार्ज द inside area of the teeth so that they can view inside they can take the inside view during tests or used as a reflectors solar power used in the solar power plants। आपको डिटेलिंग नहीं करनी है, आपने बस पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, कन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं? एक तो रियर व्यू मिरर है। इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि पहले मैं ये बता दूं कि रियर व्यू मिरर में जैसे आपके जो कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप पीछे देखने के लिए एक मिरर लगा होता है, दैट इज योर रियर व्यू मिरर। रियर मतलब पीछे होता है, तो पीछे की चीजों को देखने के लिए आप एक मिरर का यूज करते हैं, उसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। और ऐसा ये रियर व्यू मिरर ही क्यों यूज कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है कि जब आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो आपने देखा था कि वो कैसी होती है। एक तो आपकी जब यहां पे थी आपकी ऑब्जेक्ट, तो वो कहीं यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही थी, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही थी। एक तो ये इमेज की जो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो हाइट है वो छोटी है, विच मीन्स इसमें उसी मिरर के अंदर बहुत सारे चीजें मतलब वाइड आपकी वेराइटी वाइड रेंज आ सकता है। एक तो आपको वाइड रेंज मिलेगा इससे कन्वेक्स मिरर से। दूसरी पहला फायदा ये रहा कि आपको वाइड रेंज मिलेगा देखने के लिए। दूसरा फायदा क्या है कि जो आपकी जो कन्वेक्स मिरर है तो एक तो एक आपका फायदा ये है कि इमेज की जो हाइट है वो छोटी है, मतलब आपको वाइड रेंज मिलेगा। प्लस ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी इरेक्ट है, मतलब आपकी सीधी है। तो क्या होगा कि आप जब मिरर से देख रहे होंगे तो अगर ये उल्टा होता तो जो ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे होती वो आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए थी अगर आप कनकेव यूज कर रहे होते। तो अगर वो आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती, तो जब आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है, इस केस में जैसे आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है तो वो परफेक्ट प्लेस पे आएगी, तो आपको वो प्रॉपरली दिखेगा। दैट इज वाई ये दो रीजन है जिसके वजह से हम लोग रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। दो रीजन क्या क्या हुए? पहले रीजन ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, दूसरी ये डिमिनिश्ड होता है। तो इरेक्ट होने से क्या फायदा होता है कि आपको ये प्रॉपर मतलब रियर व्यू में आपको पीछे का जो चीज है वो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। दूसरा क्या है कि ये इरेक्ट है मतलब आपको सीधा दिखेगा और वाइड रेंज मिलेगा। सॉरी, डिमिनिश्ड है तो आपको वाइड रेंज मिलेगा। ओके, और सिक्योरिटी मिरर्स आपने देखे होंगे बड़े से ऐसे लग रहे थे, उसमें आप जब अपनी शक्ल देख रहे होंगे तो ऐसे इनलार्ज होकर पूरा दिखता है। तो वो सिक्योरिटी मिरर्स में उसका यूज करते हैं, वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। स्पून वगैरह में भी आपने देखा होगा कि ऐसे आप ऐसे देखेंगे तो उल्टा दिखेगा और थोड़ा सा एनलार्ज होते जाएगा जैसे आप क्लोज आते जाएंगे। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
तो अब गुजारिश है आप लोगों से कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो चलिए न्यूमेरिकल पार्ट में मिलते हैं।